टू द लर्निंग आईएएस। हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे। ये प्रस्तावना का दूसरा लेक्चर है। प्रस्तावना दरअसल हम लोगों का मेंस के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, है ना। मेंस से प्रश्न जो संबंधित है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी जो भी तो डील हो जाए। जो प्री के क्वेश्चन है तो घटना चक्र पूर्वालोकन में जो दिए हुए 10-15 मिनट का वो प्रश्न है कि कब नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, सत्ता का स्रोत क्या है, कौन सी तारीख दी गई, कब अपनाई गई। इन्हीं में से घुमा घुमा के 2-4 चीज़ों से प्रस्तावना में प्रश्न पूछें। को घटना चक्र पूर्वालोकन में 20-25 साल पिछले साल जो आए हुए हैं वो सब दिए हुए हैं, वो हम एक साथ डिस्कस कर देंगे लास्ट में। वो 10-12 मिनट का खेल है, तो एक ही टाइप में प्रश्न आए हुए हैं। तो ये मेंस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो हमने जब जैसे कल बताया कि प्रस्तावना 3 चीज़ों के बारे में बताती कि सत्ता का स्रोत क्या है, भारत में सत्ता कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, क्या स्रोत है, सत्ता का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, कैसा उसका रूप होगा, और फिर सत्ता का उद्देश्य क्या है, मतलब सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार कहाँ से कौन बनाएगा, स्रोत क्या है सत्ता का, मतलब सरकार कौन बनाएगा, सत्ता का स्वरूप मतलब सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कैसा उसका नेचर होगा, किस प्रकार की होगी, और सत्ता का उद्देश्य का मतलब सरकार का उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता लाना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, बंधुता लाना, लोगों के बीच में भाईचारा लाना, राष्ट्र में एकता लाना, है ना। यही सब है उद्देश्य। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी कुछ प्राप्त हो पाए हैं, कुछ नहीं प्राप्त हो पाए हैं, जैसा आगे चल रहे हैं, है ना। तो प्रस्तावना क्या बताती है, कुछ हम बना रहे हैं, है ना। सत्ता का स्रोत, समथिंग क्रिएट, समथिंग का स्वरूप कैसा है ना, और समथिंग के उद्देश्य क्या है। समथिंग मतलब सत्ता या सरकार, ठीक है। अब आज हम प्रस्तावना में देखेंगे, ये हमने कल ये देख लिया था पिछली क्लास में, सत्ता का स्रोत मतलब जनता है ना। यहाँ लोक प्रभुता है, लोकतंत्र है ना। जनता ही स्वामी है, लोक प्रभुता का मतलब जनता ही स्वामी है। इसी पे देखा था कि उसकी क्या आलोचना हो रही है ना, किन्होंने आलोचना की कि भारत में लोक प्रभुता है या नहीं है या भ्रम है, यही सब देखा था। ये सब मेंस के उद्देश्य से हैं। प्री यहाँ से प्रश्न बहुत मुश्किल से ही आते, प्री में बस इतना कथन आ जाएगा कि ये किसने कहा भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो ये किसने कहा, तो आप तुरंत बता देंगे कि केसी वियर ने कहा था कि हाँ, केसी वियर ने कहा था कि भारत के संविधान में लोकता एक भ्रम है। प्री में इतना ही आएगा, प्रीलिम्स में इतना ही आएगा, है ना। अब उसका एनालिसिस है मेंस का पार्ट, तो ये मेंस में हम लोगों ने देखा अभी तक। आज हम देखेंगे सत्ता का स्वरूप। प्रस्तावना का जो अगला हेडिंग है वो है सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप, सत्ता या कह लो या सरकार का कैसा स्वरूप होगा, किस प्रकार का होगा, कैसी सरकार होगी, है ना। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, पावर का स्वरूप का होगा। जो सरकार यहाँ होगी वही तो सत्ता है ना, वही पावर में है। नरेंद्र मोदी जी पावर में है, योगी जी पावर में, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो जो जैसा सरकार जैसी वो चलाएंगे उसका कैसा नेचर होगा, किस प्रकार की होगी। तो कहें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, मतलब कोई बाहरी शक्ति यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो मोदी जी चाहेंगे वैसा ही डिसीजन होगा। दूसरा स्वरूप कैसा होगा, समाजवादी होगी, समाजवादी, कोई अमीर गरीबी नहीं यहाँ होगी, सबको बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। फिर तीसरा है क्या, पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष, है ना। मोदी जी किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखेंगे, सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, है ना। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इन सब को समान रूप से पैसा दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा, किसी एक को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। पंथ निरपेक्ष का यही मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, मतलब उसे कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं देगी या उसे राष्ट्र का धर्म नहीं घोषित कर सकती है। यही सब पंथ निरपेक्ष। चौथा,
लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र होगा। पांचवा क्या है, गणतंत्र होगा। लोकतंत्र मतलब जनता ही सरकार को चुनेगी। गणतंत्र मतलब जो सरकार का मुखिया है, हमारे यहाँ सरकार का मुखिया क्या है, राष्ट्रपति है। तो वो राष्ट्रपति सरकार का जो मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुन के ही आएगा, है ना। यहाँ हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, है ना। सांसद विधायक सब मिल के चुनते हैं, और सांसद विधायकों को इसने जनता ने चुना, तो एक प्रकार से राष्ट्रपति को जनता ने ही चुन लिया, है ना। तो राष्ट्रपति चुन के आएगा। ये राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा कि अभी जैसे राष्ट्रपति मान लो कि ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो अब ऐसा थोड़ा नहीं उनकी बेटी बेटा राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब कोई और बनेगा, जो भी चुन लिया जाएगा, जिन्हें भी सांसद विधायक चुनेंगे वोटिंग के द्वारा, वो राष्ट्रपति होगा, है ना। तो ये हो गया गणतंत्र का मतलब, शासन का प्रमुख वंशानुगत न होके चुना जाएगा, है ना। चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो सत्ता का स्वरूप हम लोग अब एक एक देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो पहला है सत्ता के स्वरूप में, सत्ता के स्वरूप में पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फर्स्ट, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को एक शब्द, इंग्लिश शब्द से सोवरेन, है ना, सोवरेन शब्द से डिफाइन किया जाता है। इसे ही संप्रभुता कहते हैं ना, है ना। एक शब्द जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को संप्रभुता भी कहा जा सकता है, संप्रभुता, है ना। हम अपने खुद के मालिक, मोदी जी अपने खुद के मालिक, देश के संबंध में जो चाहेंगे वो डिसीजन लेंगे। तो कहते हैं कि कोई एक देश तभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा जब वो आंतरिक और अपने बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सके। आंतरिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सके, है ना। आंतरिक मामले चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे आर्थिक नीति से संबंधित, सामाजिक नीति से संबंधित हो, मतलब जैसे बजट बना रहे हैं, है ना। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो अपना पूरी तरीके स्वतंत्र हैं बजट बनाने की। अमेरिका या चीन या रूस ये कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, है ना। बाह्य मामले मतलब विदेश नीति, है ना, विदेश नीति, एक्सटर्नल मैटर, विदेश नीति। भारत अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है। जैसे अभी चाबहार पोर्ट, है ना, चाबहार पोर्ट ईरान का है, चाबहार पोर्ट ईरान का, है ना, ईरान का ये चाबहार पोर्ट है। इसे भारत ने अभी 10 साल के लिए लीज में लिया है, और ये हर 10 साल में रिन्यू भी होता जाएगा, चाहे जितने समय के लिए, अपने ऑटोमेटिक रिन्यू होगा। तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है भारत ने लिया, जबकि ईरान पे सैंक्शन क्या अमेरिका लगाता है। तो अमेरिका ने कहा भी है कि ये सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपनी हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान से ये चाबहार पोर्ट लीज पे लिया है ना। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि उसे अफ़गानिस्तान जाना है भारत को, है ना। ऐसे देखो कि मान लो ये है, ये विश्व का नक्शा बनाए दे रहे हैं, ये इंडिया, है ना, ऐसे ये अफ़गानिस्तान है ना। यहाँ पे मान लो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, सेंट्रल एशियन कंट्री, है ना। ये अफ़गानिस्तान है, ये रेड कलर वाला ये। तो चाबहार पोर्ट यहाँ पे है मान लो, ठीक है ना, ईरान का। तो भारत अपना माल यहाँ पहले चाबहार पोर्ट उतारा, फिर यहाँ रेलवे या रोड के द्वारा ये अफ़गानिस्तान तक ऐसे पहुँचेगा, है ना। ये पहुँच गया भारत का सामान। तो वो सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन सब में पहुँचेगा, या रूस में भी पहुँच सकता है यहाँ से। मतलब उसे कई रास्ते खुल जाएंगे। इधर से फिर क्या है कि ये यूरोप में भी पहुँच सकता है ना। एक तो यूरोप में माल जाने का ये रास्ता है, ये वाला, ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं हम, ये वाला यूरोप जाने का रास्ता है ना। स्वेज कैनाल यहाँ पे पड़ती है, और ऐसे ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ से होते हुए ऐसे यूरोप में चले जाएंगे, ये यूरोप है,
ये जो अभी डेट्स कर रहा हूँ, ये यूरोप है, यहाँ ऐसे जा सकते हैं। एक ये है, तो भारत कह रहा 2 हमें अल्टरनेटिव रास्ते मिल जाएंगे। अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए हमें रास्ता मिल गया। अभी ये है पाकिस्तान, मान लो जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अभी देता नहीं है रास्ता भारत को जाने के लिए। तो भारत ने एक ये अल्टरनेटिव चाबहार पोर्ट से किया है। पाकिस्तान का यहाँ पे ऐसे अभी इसे 1 सेकेंड मिटा देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का ये इस जगह पे ग्वादर पोर्ट है ना। ये चीन डेवलप किया इसने अपने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत, है ना। तो ये चीन यूज कर रहा, तो उसी के जवाब में भारत ने भी अपना चाबहार पोर्ट ईरान से लिया लीज पे, उससे भारत अपना व्यापार आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, भारत अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है ना। किसी से भी संधि कर सकता, किसी भी युद्ध कर सकता, अपने आप मोदी जी जो जानेंगे कि जो भारत के हित में वही करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, किसी के बाह्य दबाव के निर्णय में नहीं आएंगे। एक UPSC का प्रश्न आया था, UPSC का प्रश्न था कि भारत किस सीमा तक अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता दी गई है ना, ये आदर्श एक दिया गया है कि संप्रभु होगा भारत, संप्रभुता भारत में होगी, है। तो ये आदर्श आज कहाँ तक वैलिड है, मतलब ये आज वैलिड है कि नहीं है, कि ऐसे ही लिख दिया गया है। तो मतलब ये इस वजह से ये कथन, मतलब प्रश्न पूछा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण मतलब कि सब देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हों, चाहे व्यापार के माध्यम से जुड़ रहे हों, है ना। सभी देशों में, पूरे विश्व में व्यापार ये हो रहा है एक दूसरे से, है ना। चाहे एक दूसरे के यहाँ नौकरियाँ कर रहे हों, है ना, सर्विस। तो ये सब एक गांव की तरह पूरा विश्व बना जा रहा है। सब एक देश से दूसरे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सामान इधर से उधर भेज रहे हैं। अपनी कंपनी जैसे सैमसंग कंपनी उत्तर कोरिया में भी है, भारत में भी अपना लगा रही है, एप्पल भी अपना लगा रहा है, इधर उधर प्लांट, सब कंपनियां एक दूसरे के देशों में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सब जुड़े जा रहे हैं, चाहे डिजिटल माध्यम से, है ना, इंटरनेट माध्यम से जुड़ रहे हों। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो देश मजबूत है, जैसे यूएसए क्या करेगा कि भारत पे अपना दबाव डालेगा कि आप चाबहार पोर्ट पे साइन मत कीजिए, क्योंकि ईरान से उसकी पटती नहीं है ना। ईरान जो है यूएसए और इजराइल का दुश्मन देश है। तो ईरान पे वो सैंक्शन लगाए हुए यूएसए कि ये न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, तो और मिडिल ईस्ट में, मतलब पश्चिम एशिया में, है ना, अस्थिरता आ जाएगी, ये वो। तो यूएसए से पटती नहीं, तो वो भारत पे दबाव डालेगा। तो अगर भारत नहीं मानेगा तो क्या, फिर भारत के सामान को अपने यहाँ नहीं आने देगा, भारत के लोगों को अपने यहाँ नौकरी नहीं करने देगा, है ना, ऐसे सैंक्शन लगा देगा। तो कह रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ये संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को हनन पहुंचा रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन संप्रभुता को कमज़ोर कर रहा है। इसी आधार पर प्रश्न पूछा था कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, पर्यावरण संधियाँ हो गई, है ना, पर्यावरण से संबंधित कानून है जो, है ना, जैसे ओजोन से संबंधित ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित, ओजोन की लेयर जो है समताप मंडल में, उसमें डिप्लेशन ना हो, उसमें क्षरण ना हो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, एक समझौता है। इसे सभी देशों ने माना है, सभी देशों पे बाध्यकारी रूप से लागू है ना। मानवाधिकार के नाम पे सभी देश बोलने लगते हैं, तो कोई ज़्यादा अपने यहाँ मानवाधिकार नहीं कर सकता। जैसे इस समय गाजा में इजराइल ज़्यादा मानवाधिकार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, भगा रहा है, तो सभी देश उसकी आलोचना कर रहे हैं, है ना। तो ये सब वैश्विक मुद्दे हैं जो इनके आधार पर संप्रभुता बोले कमज़ोर हो रही है। तो इस वजह से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा।
तो क्या भारत में भी संप्रभुता जो कमज़ोर हो रही है, भारत सरकार अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रही, तो ले पा रही है भारत सरकार। जैसे अब उसने अपना चाबहार पोर्ट में साइन किया, और तो हमें इसमें ये दिखाना है कि हम अपने स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं। अगर जैसे पर्यावरण कानून है, जो संधियाँ हैं, पर्यावरण से संबंधित संधियाँ हैं, है ना, कन्वेंशन है ना, एग्रीमेंट है, उन्हें हम स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, हमारी सरकार स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर रही है, क्योंकि पर्यावरण भारत को भी बचाना है, तो वो मान रहे हैं। जैसे IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO का सदस्यता, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इन सब की भारत ने स्वैच्छिक रूप से सदस्यता ली है, तो इनके नियम कानून मानता है। अगर सदस्यता त्याग दे तो ना माने। तो ये है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि संप्रभुता है, हाँ, कुछ चीज़ों में हमें मानने पड़ते हैं जिनकी हमने सदस्यता ली है, हमने स्वैच्छिक रूप से, वो हमारी भी भलाई के लिए, पूरे विश्व की भलाई के लिए, ठीक है। तो ये हो गया संप्रभुता, एक पहला हमने देख लिया, जो स्वरूप का एक पहला चीज़, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम हैं कि नहीं है, आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं दूसरा गुण स्वरूप जो हमारा है सत्ता का, समाजवादी, है ना, समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवाद जैसे, है ना। तो समाजवाद, ये जो समाजवाद है या समाजवादी है, समाजवादी क्या है, जो लोग समाजवाद को मानने लगे वो समाजवादी है, या जो देश समाजवाद को मानने लगे वो समाजवादी देश है। तो जो समाजवाद है, समाजवाद सोशलिज्म है, जो वो एक विचारधारा है ना, विचारधारा है। इसमें इसके कई गुण होते हैं, कई तत्व होते हैं, तत्व या गुण मान लो, एलिमेंट्स, है ना, गुण, क्वालिटीज। फर्स्ट, ये संपत्ति के समाजीकरण में, संपत्ति के समाजीकरण, है ना, समाजीकरण पे विश्वास करती है। मतलब सभी को बराबर संपत्ति हो, चाहे कोई भी हो। किसी देश में मान लो 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोगों के पास बराबर बराबर संपत्ति हो। मतलब खेत है जैसे, तो सभी के पास 1-1 हेक्टेयर खेत हो, तो सभी के पास 1-1 हेक्टेयर खेत होना चाहिए। अगर सभी के पास 2-2 हेक्टेयर, तो सभी के पास 2-2 हेक्टेयर खेत हो, है ना, तो बराबर संपत्ति हो। तो ये समाजवाद का मूल गुण है कि संपत्ति सभी के बराबर हो। सभी के पास मकान हो तो सभी के पास फिर मकान हो, 1-1 मकान सभी के पास हो, ठीक है ना। संपत्ति का समाजीकरण मतलब सब बराबर, सभी के पास बराबर संपत्ति हो। फिर दूसरा गुण है इसका समानता, इक्वलिटी, है ना, सभी समान हो। वही बात, एक ही बात है लगभग, कि सभी समान हो, हम कोई अमीर गरीब ना हो, है ना। भारत में तो जातिगत असमानता भी है, मतलब सामाजिक रूप से भी असमान है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हम बात करेंगे गरीबी अमीरी के संदर्भ में, ठीक है ना। फिर तीसरी इसकी चीज़ है शोषण विहीनता हो, है ना, शोषण विहीनता, है ना, शोषण विहीन समाज हो, मतलब कोई किसी का शोषण ना कर रहा हो। जैसे अमीर गरीब का शोषण किया करते हैं, वो ना कर रहे हो। जैसे पहले जमींदार लोग किसानों का शोषण करते थे, है ना। जमींदार की ज़मीन होती थी, किसान उसमें मजदूरों की तरह काम किया करते थे, तो रात दिन काम करवाया करते थे। देते क्या थे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दे दिए तो दे दिए, पेट पालने मर को। तो ऐसा शोषण ना हो, है ना। और इसमें क्या तत्व होना चाहिए, मजदूर या जो वंचित वर्ग है ना, वंचित वर्ग क्या है, जिसे लाभ ना मिला हो, है ना। जैसे इस समय वंचित वर्ग दलित है, उसे लाभ नहीं मिला है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है ना। तो मजदूर या अन्य जो वंचित वर्ग है, इसका कल्याण की भावना हो, है ना। जैसे कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, मनरेगा चला दिया कि सभी को रोजगार मिले भाई जो छूट गए, या ये जो 5 किलो अनाज दिया जाता है हर महीने परिवार को, ये अनाज वाला सिस्टम की सभी का कल्याणकारी ये योजनाएं, है ना। या जो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड लाया गया, ये भी एक कल्याणकारी योजना है कि सभी का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा रहा है ना। जो गरीब लोग हैं, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, लेकिन गरीबों के लिए। तो समाजवाद ये ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कुछ तत्व हो, है ना।
तो ये समाजवाद हो गई एक विचारधारा, ठीक है ना, ये ऐसी होती है कि इसमें ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब समाजवाद को किसी देश या क्षेत्र में लाने के लिए दो स्वरूप विकसित हुए, है ना, पूरे विश्व में मुख्यतः। एक था मार्क्सवाद, एक था लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिकवाद का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्सवाद को ही साम्यवाद भी कह देते हैं, है ना, यह साम्यवाद। मार्क्सवाद का इंग्लिश है मार्क्सिज्म, है ना, और साम्यवाद का कम्युनिज्म। तो मार्क्सवाद एक और कम्युनिज्म, साम्यवाद एक ही है। इसमें मार्क्सवाद या साम्यवाद में क्या है कि हिंसा, जैसे समाजवाद लाना है किसी देश में, समाजवाद, तो वो किसी भी तरीके से लाया जा सकता है, चाहे हिंसा हो या हिंसा ना हो, हिंसक या अहिंसक किसी रूप में। मार्क्स कहते थे कि साधन आपका पवित्र हो, लक्ष्य, साधन, है ना, टारगेट क्या था, समाजवाद को लाना। तो कहीं ये पवित्र हो, ये पवित्र होना चाहिए, पवित्र है समाजवाद, क्योंकि सभी को बराबर लाएंगे ना। उसके लिए साध्य, मतलब साधन, हाँ साध्य, नहीं एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ। ये टारगेट को कहते हैं साध्य, है ना, टारगेट को कहते हैं साध्य। समाजवाद क्या है, हमारा साध्य, टारगेट है, लक्ष्य है, ये पवित्र है। साध्य आपका, मार्क्स कहते थे कि साध्य आपका पवित्र होना चाहिए। समाजवाद पवित्र है क्योंकि सभी को बराबर लाने का है ना, कोई अमीर गरीब न हो, किसी का शोषण ना हो रहा हो, सभी का कल्याण हो, ये क्या आदर्श स्थिति है, पवित्र है। तो कहे आपका साध्य पवित्र होना चाहिए। अब उसके लिए साधन आप कोई भी अपना सकते हैं, उनके लिए साधन आप कोई भी अपना सकते हैं। साधन में चाहे हिंसा हो सकती है या ना भी हो सकती, बंदूक से आप ला सकते हैं, लोगों को मार भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो मार्क्सवाद है, यहाँ पे वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। किन किन वर्गों के बीच संघर्ष होगा, सर्वहारा मतलब शोषित वर्ग, है ना। दो वर्ग होंगे समाज में, कह रहे हैं कि जो भी अभी तक दुनिया में जितनी भी समाज डेवलप हुई हैं, मार्क्स ने कहा कि जितनी भी अभी तक समाज आई हैं विभिन्न कालों में, उसमें दो वर्ग मुख्य रूप से रहा, एक शोषित वर्ग रहा, एक शोषक वर्ग रहा। शोषक वर्ग को उन्होंने बुर्जुआ वर्ग का, और शोषित जो वर्ग था उसे सर्वहारा का। शोषित जिसका शोषण हुआ हो, जैसे मजदूर, है ना, किसान, ये सब। और शोषक कौन, जमींदार, उद्योगपति, है ना, अडानी अंबानी, ये लोग, है ना, जमींदार में जो जमींदार पहले थे। तो ये कह रहे ये आपके शोषक वर्ग हैं, बुर्जुआ है। और सर्वहारा क्या है, मजदूर। तो कहे सर्वहारा करेगा क्रांति, इन्हें इनकी संपत्ति छीनेगा, उद्योगपतियों जमींदारों की, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी संपत्ति सब छीनेगा। मजदूर, किसान, ये सब जो शोषित वर्ग है, ये इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा और ये करेगा क्रांति, ये क्रांति क्या, हिंसक भी हो सकती, बंदूक के दम पर भी हो सकती है। तो जब बंदूक के दम पे इनसे छीन लिया जाएगा, भाई ऐसे तो छीनने नहीं देंगे, अंबानी अडानी ये लोग अपनी संपत्ति ऐसे तो देंगे नहीं। तो फिर क्या, ये क्या, मजदूर और किसान लोग बंदूक के दम पर इनसे लेंगे और फिर सबको बराबर आपस में बांट दी जाएगी। तब कह रहे कि ये रियल में समाजवाद आ जाएगा, समाजवाद आ जाएगा। तो यही कहते हैं, ये जो क्रांति होगी ये सर्वहारा की क्रांति है, सर्वहारा की क्रांति। अच्छा, तो ये ऐसे समाजवाद लाने को जो है दे रहे हैं प्रेफरेंस। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में, ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये वाला, इसे आगे लेके चलते हैं इधर कहीं। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें साध्य मतलब टारगेट हमारा क्या है, समाजवाद लाना, सभी को बराबर, है ना। और साधन दोनों पवित्रों, मतलब कि वेश, साध्य को बोलते हैं मीन्स और साधन को बोलते हैं वेश, मतलब तरीके, है ना। साधन के मतलब तरीके, किन तरीकों से आप ला रहे हैं। तो ये दोनों ही पवित्रों, ये भी अहिंसक हो, हिंसा ना हो। कैसे आएगा, तो कहीं चुनाव लोकतंत्र कराएंगे, लोकतंत्र में जब मोदी जी को सभी जनता चुनेगी तो वो जनता के लिए काम करेंगे, अंबानी अंडानी के लिए थोड़ा नहीं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो ये अंबानी अडानी के लिए काम थोड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी तो एक ही वोट है अंबानी अडानी के लिए, और जनता जो है गरीब है उसके पास भी एक ही वोट है। तो कहें कि फिर सभी को बराबर रूप से नीतियां लागू करेंगे, सभी को बराबर लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। लोकतंत्र के माध्यम से लाएंगे, मतलब चुनाव आदि कराएंगे, है ना। कानून पारित करेंगे, है ना। सभी को जैसे काम करने का अधिकार मनरेगा आदि के द्वारा आया, है ना। सभी को शिक्षा पाने का अधिकार, सभी को स्वास्थ्य पाने का अधिकार, ये कानून ऐसे लाएंगे, है ना। योजनाओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास करेंगे सभी का, है ना। सभी को आवास दिया जाएगा, सभी को नौकरी वगैरह वगैरह, यही सब। इन साधनों के द्वारा समाजवाद हम लाएंगे, ऐसे साधन अपना के जो अहिंसक ना हो। इनके समर्थक कौन थे, गांधी जी थे, महात्मा गांधी, नेहरू थे, है ना। ये सब जॉर्ज बर्नार्ड शा थे, जॉर्ज बर्नार्ड शा, ये सब इस लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अब ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये भारत का जो समाजवाद है, भारतीय जो समाजवाद है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद जैसा ही है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के द्वारा सिद्ध भी किया है, मतलब बोल दिया है कि हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और ये जो साम्यवाद या मार्क्सवाद था, ये चीन रूस में ज़्यादा, चीन रूस जैसे देशों में ये ज़्यादा आया है ना। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया, और ये समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद के संदर्भ में हम थोड़ा और देख लेते हैं। भारतीय समाजवाद कैसा हमारा समाजवाद होगा, लोकतांत्रिक टाइप में होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद जैसा होगा, है ना, तांत्रिक समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय द्वारा खूब डिफाइन किया अच्छे से, है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद के ज़्यादा निकट है, क्योंकि नेहरू जी ने इसी के द्वारा अपनाया था कि हमारा समाजवाद ऐसा होगा, है ना। नेहरू जी भी एक समाजवादी प्रधानमंत्री थे। तो डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ, है ना। भारत संघ के खिलाफ मुकदमा पड़ा होगा ना, तो उसी के 1982 में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारतीय समाजवाद का अर्थ है, क्या अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है ना। ये है भारतीय समाज का मतलब, है ना। कहाँ से कैसे, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव मीन्स मृत्यु, है ना, मृत्यु। और क्रेडल मीन्स पालना, या बच्चा नहीं, बच्चे को पालना, यही है ना, जन्म से लेके, है ना। क्रेडल मीन्स जन्म से लेके मृत्यु तक क्या है, सिक्योरिटी देना है, सुरक्षा देना है। ये भारतीय समाज का मतलब। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों की मतलब पॉइंट्स बताए कि भारतीय समाजवाद में ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना।
इसमें ये भी कहा कि इसमें राज्य की भूमिका बहुत अधिक है भारतीय समाजवाद को लाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या 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 तत्व बताए भारतीय समाजवाद के तहत, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे आय की असमानता, आय की असमानता को कम करना, असमानता को कम करेंगे, है ना। कोई व्यक्ति इतना भी गरीब ना हो जाए और कोई व्यक्ति इतना भी अमीर ना हो जाए कि कोई व्यक्ति इतना भी गरीब ना हो जाए कि जो बिकने के लिए तैयार हो जाए, और कोई व्यक्ति इतना भी अमीर ना हो जाए कि लोगों को खरीद सके। तो क्या आय की असमानता हम धीरे धीरे कम करेंगे सरकारी नीतियों के द्वारा, है ना, शिक्षा के द्वारा, वगैरह वगैरह चीज़ों के द्वारा। और दूसरा क्या है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, है ना। कैसे कि जीवन स्तर सभी के पास एक मिनिमम लेवल का मकान हो, है ना, खाने पीने की चीज़ें हों, जाने के लिए चीज़ें हों, है ना, बस से सभी लोग बस ट्रेन से जा सकें। तो जीवन जो जीने के लिए चीज़ें चाहिए वो लगभग सभी को बुनियादी चीज़ें मिल चुकी हों। तो जीवन स्तर की जो असमानताएं हैं, जो बहुत ज़्यादा गैप है, उसे कम करना है। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना है, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण करना है ना। शोषण को समाप्त करना है ना। यही सब चीज़ें जो समाजवाद में, वही लगभग कि एक चीज़ नहीं, इसमें जो समाजवाद का मुख्य तत्व है संपत्ति का समाजीकरण, है ना, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति के समाजीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि भारतीय समाजवाद की ये विशेषता नहीं होगी। संपत्ति के समाजीकरण में क्या होता है कि जैसे अंबानी अडानी का बंगला है, उसे छीन के सबको दे देना, है ना। तो संपत्ति का समाजीकरण ये हो गया कि किसी ने संपत्ति कमाई तो उसे छीन के सब में बांट देना। तो कहीं ये नहीं माना जाएगा। इससे क्या होगा, इससे प्राइवेटाइजेशन हतोत्साहित होगा ना। कोई फिर प्राइवेट कंपनी लगाएगा ही नहीं, क्योंकि आज हमने प्राइवेट कंपनी लगा, खूब मुनाफा कमा लिया, किसी दिन गवर्नमेंट छीन के सबको बांट देगी। तो इससे हतोत्साहित होगा, फिर सभी आपस में आराम से बैठे रहेंगे, कोई काम ही नहीं करेगा। तो इससे क्या है, ये मतलब कि प्राइवेटाइजेशन को हतोत्साहित करता है संपत्ति का समाजीकरण। ये नहीं माना गया है, जबकि होना तो चाहिए भाई। समाजवाद की मूल विचारधारा है संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति गलत तरीके से भी तो कमाते हैं कई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या कई अन्य लोग, गलत तरीके से कमा के लोगों को शोषण करके रख लिए, फिर बोले कि हमने तो कमाई है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी कहा जाता है कि जो 1991 में आई थी एलपीजी रिफॉर्म, है ना, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, है ना, निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ये आई थी, है ना। मतलब उदारीकरण की मतलब बिजनेस करना भारत में काफ़ी आसान कर दिया गया, ज़्यादा नियम कानून नहीं रखे गए। निजीकरण मतलब कि कई चीज़ों को निजी हाथों में दे दिया गया। पहले सरकार ही सब कुछ बनाती थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वार, तो फिर कहा कि आप लोग भी बनाओ, निजी व्यक्ति भी बनाओ। वैश्वीकरण मतलब भारत ने अपना बाजार खोला कि अन्य देशों का सामान भी यहाँ आ सके, हम भी दूसरे देशों में बेच सकें, ये हुआ। तो ये जो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नई आर्थिक नीति वो भारतीय समाजवाद इस नीति का विरोध नहीं करता है, क्योंकि भारतीय समाजवाद कहता ही है कि आप प्राइवेटाइजेशन को खूब फूलो फलो भाई, यहाँ अपन बिजनेस लगाओ, है ना। संपत्ति का समाजीकरण, आपकी संपत्ति छीन को हम बांटेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा भारतीय समाजवाद। और ये जो समाजवाद का टॉपिक था कि हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था है कि नहीं, भारतीय समाजवाद कैसा है, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है सत्ता के स्वरूप में, पंथ निरपेक्ष देखते हैं। पंथ निरपेक्ष, देखो हिंदी में तो पंथ निरपेक्ष है, इंग्लिश में है क्या इसका, सेक्युलर का एक हिंदी होता है धर्मनिरपेक्ष भी, है ना, निरपेक्ष।
तो सेक्युलर शब्द है जो इंग्लिश का, उसे यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया पंथ निरपेक्ष से। धर्म यहाँ पे, धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन से नहीं लिया गया है। धर्म का मतलब भारत में कर्तव्य से लिया गया है ना। तो कर्तव्य निरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता है ना। ड्यूटी उसकी होंगी, ड्यूटी तो अपनी करेगा ही, मोदी जी अपनी ड्यूटी तो करेंगी कि लोगों का कल्याण करना, ये ड्यूटी थोड़ा नहीं भूल जाएंगे। प्रशासन करना, शासन करना, भारत को आगे ले जाना, विकास करना, ये सब उनकी ड्यूटी। तो राज्य अपना ड्यूटी, सरकार अपनी ड्यूटी थोड़ा नहीं भूल जाएगी। तो भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य से है, धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। यहाँ पे पंथ को रिलीजन के इक्वल माना गया है। रिलीजन ठीक है, पंथ को रिलीजन के इक्वल माना गया। जो पश्चिम में, यूरोप, यूएसए में जो भावना है कि जहाँ पे रिलीजन का मतलब, वहाँ जो रिलीजन का मतलब है ना, वही यहाँ पे पंथ के हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए पंथ निरपेक्ष बोला गया है। तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था पंथ निरपेक्ष शब्द। इसे 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है ना। 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है वो हम देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्षता है ना। पंथ निरपेक्ष क्या क्या पंथ निरपेक्षता में होगी, पंथ निरपेक्ष क्या क्या है, सेक्युलर क्या क्या होगा। तो फर्स्ट है, राज्य का कोई धर्म ना हो, है ना। पंथ निरपेक्ष वही देश होगा जहाँ राज्य का या सरकार का कोई धर्म ना हो, कोई धर्म ना हो, है ना। भारत में सरकार का, राज्य का कोई धर्म नहीं है। हिंदू स्टेट नहीं है, इस्लाम स्टेट नहीं है, ईसाई स्टेट नहीं है ना। राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा, धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं होगा, है ना। धर्म के आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी, धर्म के आधार पर किसी को शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म के आधार पर किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। फिर तीसरा इसका लक्षण क्या है पंथ निरपेक्षता का, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, है ना। सभी धर्मों के अनुयायियों को, सभी धर्मों के मानने वालों को, अनुयायी मतलब मानने वाले हैं, अनुयायी है ना, मानने वाले, धर्म को मानने वालों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वो अपना किसी भी तरीके से पूजा पद्धति कर सकते हैं, है ना। कोई किसी पे कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये हैं 3 लक्षण मुख्य रूप से, है ना। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म, ये पहला है जो, यही केंद्रीय लक्षण है ना पंथ निरपेक्षता का। केंद्रीय लक्षण यही है। तो भारत में संविधान में, है ना, संविधान में पंथ निरपेक्षता, तो पंथ निरपेक्षता मान लो दे दी गई प्रस्तावना में, सिर्फ पंथ निरपेक्षता ही दे दी गई कि पंथ निरपेक्ष होगा, है ना। भारत राज्य कैसा होगा, भारत कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता को संविधान में कौन कौन से प्रावधान है ना, प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रावधान है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 है ना। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, राज्यों का संघ होगा। कह रहे इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। ये होगा भारत, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, राज्यों का यूनियन होगा, संघ होगा। यहाँ भारत में, यहाँ पे कोई राष्ट्रीय धर्म की बात नहीं की गई। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा बस, और कुछ नहीं होगा भारत इसके अलावा, ठीक है ना। और दूसरा क्या किया गया है, और संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान में धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही है ना, धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही है फंडामेंटल राइट में,
है ना। समानता के अधिकार है, सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता दी गई है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में, है ना। ये संविधान में सब दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ कहाँ है ना। फंडामेंटल राइट में 25 और 26 में, है ना। संस्कृति, भारत में अब लोग अपनी संस्कृति को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट में है ना। ये तो संविधान में दे दी गई हैं ये चीज़ें, इन्हीं अनुसार हमारे यहाँ कानून बनेंगे। इन संविधान के विपरीत तो कोई कानून बन नहीं जाएगा। तो फिर अब आगे बात आती कि व्यवहार में क्या समस्या आती भारत में। व्यवहार में समस्याएं, है ना। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भारत में व्यवहार में क्या समस्याएं हैं, है ना। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में, पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भारत में व्यवहार में कई समस्याएं हैं, है ना। जैसे पंथ निरपेक्ष जो गुण है, ये व्यवहार में इस गुण में कई आघात होते हैं। ये गुण कई चीज़ों जो द्वारा क्षति हो रहा है ना। कैसे? भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका आ जाती है चुनाव के समय। अभी मोदी जी देखो जैसे कह रहे हैं, है ना। तो कोई अपना कुछ कह रहा है कि धर्म के आधार पे मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है हम आएंगे तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। धर्म खूब होने लगता है। धार्मिक आधार पे उम्मीदवारों का चयन भी होता है, धार्मिक आधार पे उम्मीदवार, है ना। अभी जैसे ये लोकसभा का चुनाव है तो सांसदों का जहाँ जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसी को टिकट दिया जा रहा है। जाति के आधार पे भी चुनाव मतलब दिए जा रहे हैं टिकट, है ना। धार्मिक मुद्दे लोगों का मतदान, जब कोई पार्टी किसी धर्म विशेष को टारगेट करती है तो उसके खिलाफ फिर विशेष धर्म वाले लोग वोट देते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। कह रहे जो सरकार की मंत्रिपरिषद होती है, सरकार की मंत्रिपरिषद, है ना। मंत्रिपरिषद जैसे मोदी जी की मंत्रिपरिषद अभी होगी ना, मिनिस्ट्री, है ना। जो मिनिस्टर वो अपॉइंट करेंगे या जो भी बनेगा, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, है ना, उसमें भी जो भी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी या कोई भी, तो जो अपना मिनिस्टर नियुक्त करेंगे वो भी धर्म के आधार पे, जिस धर्म के लोग ज़्यादा तो वो धर्म के लोग मिनिस्टर बनेंगे, है ना। हिंदू धर्म वाले यहाँ ज़्यादा मिनिस्टर बन जाएंगे क्योंकि हिंदू धर्म की बहुलता है। तो भले मुस्लिम धर्म में कोई काबिल आदमी हो, सरकार की नीतियाँ भी धर्म से प्रभावित रहती हैं। विशेष धर्म को ज़्यादा फायदा, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फायदा सरकार फिर राम मंदिर बनवाने पे जुट जाएगी, है ना। अगर यहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा तो मस्जिद बनवाने में, बाबरी मस्जिद बनवाने में जुट जाती। तो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आएंगी। कुछ है ऐसे दल भी, है ना, राजनीतिक दल ऐसे हैं, राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर जिनका गठन हुआ। जैसे अकाली दल, पंजाब का अकाली दल, ये सब धर्म के आधार पे हैं। तो ये क्या है, ये फिर ये पंथ निरपेक्षता को हमारे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आघात करती हैं, है ना। मेन चीज़ तो चुनाव, लोकतंत्र बहुत आघात करता है पंथ निरपेक्षता पे। तो एक चीज़ और आती है इसमें कि धर्मनिरपेक्षता एंड पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। हमारे हिसाब से तो धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए, है ना। ये दोनों के लिए एक इंग्लिश है सेक्युलरिज्म, है ना, सेक्युलर, है ना। धर्मनिरपेक्ष नहीं, इसका होगा पंथ निरपेक्ष, सही अर्थ पंथ निरपेक्ष, है ना। एक धर्म में यहाँ हमारे यहाँ कई पंथ हैं, जैसे हिंदू धर्म में कई पंथ हैं, ऐसे मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में भी कई, शिया सुन्नी ये सब। तो पंथ के स्तर पर निरपेक्ष होगा, मतलब कि जो हिंदू धर्म के अंदर भी कई शैव धर्म, वैष्णव धर्मी, है ना, हनुमान जी को मानने वाले, ये सब अपना पंथ हैं, छोटे छोटे। इन पे भी मतलब इनके प्रति भी सरकार कोई विशेष झुकाव नहीं रखेगी, सबको बराबर देखेगी। ऐसे शिया सुन्नी जो इस्लाम धर्म में, तो उनके प्रति भी सरकार बराबर देखेगी। तो ये पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ ज़्यादा सही शब्द है। धर्म निरपेक्षता कोई शब्द ऐसा होना नहीं चाहिए।
और पश्चिम में जो सेकुलरिज्म है, भारत का जो सेकुलरिज्म है, भारत का जो सेकुलरिज्म है, सेक्युलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्षता, वो पश्चिम के सेकुलरिज्म से, पश्चिम मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यही सब पश्चिम के सेकुलरिज्म से कहाँ तक भिन्न है। तो पश्चिम का जो सेकुलरिज्म है वो क्या है कि ये जैसे ये है राज्य का गोला, ये धर्म का गोला हो जाएगा, पूरी तरीके से दोनों अलग हैं पश्चिम में। और भारत में क्या होगा, भारत में जो ये राज्य का गोला है, ये धर्म का गोला, ये दोनों एक दूसरे से कई चीज़ों में टच करेंगे। कैसे कि मान लो भारत कहेगा, भारत में ये है कि सरकार सामान्य तौर पर, सरकार या राज्य या देश सामान्य तौर पर तुम्हारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट के तहत धार्मिक स्वतंत्रता आपको दे दी है, ठीक है। लेकिन अब आपके धर्म ने लोगों के अन्य फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, मौलिक अधिकारों को खाया, उन्हें दबा के रखा, तो फिर आपके धर्म में सरकार इंटरफेयर करेगी। सरकार में कोई भी हो सकती है, जैसे कार्यपालिका मोदी जी, न्यायपालिका विधायिका, कुछ भी हो सकता है। ये कोई भी आपके धर्म के सुधार के लिए आगे आ सकते हैं। जैसे 3 तलाक मामला, ये क्या, महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, है ना, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, समानता के विचार के विरुद्ध था। तो क्या, फिर संसद ने कानून बना दिया, तो सरकार ने इंटरवीन किया, है ना। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 3 तलाक सही नहीं है। तो सरकार आपके बेहतरी के लिए, लोगों के कोई धर्म लोगों के अधिकारों को न छीने, इसके लिए हस्तक्षेप कर सकती, इंटरवीन कर सकती। भारत में ऐसा है, लेकिन पश्चिम में नहीं। पश्चिम में राज अपना काम करेगा, धर्म अपना जाने, चर्च वगैरह वो अपना करते रहें, उनसे कोई दूर दूर से लेना देना नहीं रहता है। तो भारत में ज़्यादा सही है। भारत में क्यों? क्योंकि भारत में धार्मिक आधार पे बहुत शोषण हुआ है पहले, भाई दलितों का इतना ज़्यादा शोषण हुआ है हिंदू धर्म में। तो फिर अम्बेडकर जी का ये कहना था कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इनका शोषण बरकरार रह सकता है। तो फिर सरकार हस्तक्षेप करती उनके बेहतरी के लिए, है ना। अब जैसे सबरीमाला का केस है, सबरीमाला का केस है ना। यहाँ पे सबरीमाला मंदिर में जो सबरीमाला विवाद है, उसमें क्या है कि केरल में एक सबरीमाला नाम की जगह है ना, केरल में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मंदिर है, अयप्पा स्वामी का मंदिर है ना, सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का मंदिर। तो यहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती थी, मतलब कि वे महिलाएं नहीं जा सकती थी, विशेष उम्र की महिलाएं नहीं जा सकती थी, जो जिनके पीरियड्स वगैरह आते हों, है ना, वो महिलाएं नहीं जा सकती थी। उससे कहते थे अयप्पा स्वामी अपवित्र हो जाएंगे, है ना। तो या तो बहुत एक उम्र के बाद जब पीरियड्स नहीं आ रहे हो तब जाए, या बचपन की उम्र में, ये महिलाएं ही जा सकती थीं। और वैसे कोई महिलाएं नहीं जा सकती थी। इसे अयप्पा स्वामी जो ये कहते थे कि ये ब्रह्मचारी थे, तो इनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ऐसा कुछ मानना था। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये गलत है ना, यहाँ सभी महिलाएं जा सकती हैं इस मंदिर में। तो ये सबरीमाला का केस था। तो महिलाओं का अधिकार यहाँ छीन रहा था ना, समानता का अधिकार नहीं था। पुरुष जा सकते थे, महिला नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती थी? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं भी जा सकती हैं, मतलब कि सरकार ने हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया, है ना, धर्म के सुधार के संदर्भ में। तो भारत में धर्म के सुधार के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा ये भी वाला टॉपिक पंथ निरपेक्षता का। अब हम लोग आएंगे लोकतंत्र वाले उस पर, या 2 तो हमारे हो गए, देखते हैं अभी 1 सेकेंड। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, है ना, समाजवादी हो गए, और पंथ निरपेक्षता हो गया। लोकतंत्र गणतंत्र कल देख लेंगे, ठीक है ना, इन 2 को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी